तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल मंथ चल रहा है। इसका जो लास्ट वाला वीक है, फोर्थ वाला वीक, उसका ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा। इसमें हम 5 दिन कवर करने वाले हैं, 22, 23, 24, 25 और 26 अप्रैल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो मिलिट्री एक्सरसाइज वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान से सुनिएगा कि अभी भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्र अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग, इसमें पार्टिसिपेट किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखेंगे, क्या है? डेजर्ट फ्लैग है। 10 मतलब ये इसका 10वां संस्करण है। बहुराष्ट्र अभ्यास मतलब मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं, भारत ने भी हिस्सा लिया है। और ये एक तरह का एयरफोर्स एक्सरसाइज है, वायुसैन्य अभ्यास है। आयोजन इसका यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया है। कहां पे हुआ? यूनाइटेड अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर हुआ भी है। और भारत की तरफ से बात करें तो MiG-21 लड़ाकू विमान और हमारा जो जगुआर स्ट्राइक विमान है उसने यहाँ पे हिस्सा लिया है। डेजर्ट से 2-3 एक्सरसाइज और ध्यान रख लो आप। एक तो डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज होता है भारत और यूएई के बीच में, और डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज होता है वो भारत, यूएई और इस पे फ्रांस भी होता है। और एक और होता है, अभी हमने पढ़ा था, जिसका नाम है डेजर्ट हंट एक्सरसाइज। इंडियन एयरफोर्स ने अभी इसका आयोजन किया था, 2025 में हुआ था। ये कहां पे हुआ था? अगर बात करेंगे, राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। ठीक है, तो डेजर्ट से संबंधित ये 2-3 एक्सरसाइज मैंने आपको एक साथ बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी 2025 के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में भी किसे नामित किया गया? तो ऑप्शन में से अगर बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा राम मोहन नायडू, जो आप जानते हो हमारे एविएशन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। और अभी इन्हीं को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नामित किया गया है, चुना गया है। राम मोहन नायडू, एक पॉइंट इनसे ध्यान रख लेना, ये भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो ये जो सम्मान दिया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, ये 40 साल से जिनकी कम आयु होती है ऐसे युवा नेताओं को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही सार्वजनिक सेवा, नीति नवाचार और मजबूत विकासात्मक फोकस के साथ शासन में जो योगदान दिया है, उसी के लिए ये सम्मान इनको दिया जाता है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों को अभी ये मतलब आप देखोगे तो 50 देशों के 116 नेताओं को दिया गया। इसमें भी भारत में भी अगर बात करेंगे तो 7 लोगों को दिया गया, और उन 7 में से ये एक हमारे मंत्री जी हैं, राम मोहन नायडू। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही बात चल रही है तो इसके स्टैटिक बता दूं, और एक करंट अफेयर्स का प्रश्न आप और जोड़ लेना। स्थापना 1971 में कोलोनी स्विट्जरलैंड, हेडक्वार्टर प्रेसिडेंट बॉर्ज ब्रेंडे। क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं कि इसके जो चेयरमैन थे, या आप कह सकते हो इसके जो संस्थापक थे, जो इसके अध्यक्ष थे, कौन? क्लॉस स्वेब। अभी उन्होंने अध्यक्ष के पद से, चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। लगभग 55 साल, 5 दशक आप कह सकते हो। देखो ना, 1970 से अभी 2025 देखोगे तो लगभग 5 दशक या 55 साल इन्होंने इसकी अध्यक्षता की, और अब ये रिटायरमेंट ले लिया है। कुछ इंडेक्सेस ये जरूर याद रखना, जिसमें से 3 तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, ये यही जारी करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे, ऐसे कहेंगे नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। तो आंसर होना चाहिए 21 अप्रैल को। ठीक है, तो याद रखना 21 अप्रैल को भारत में हम सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, ये सब डिटेल्ड हम आपको पता होना चाहिए। वीकली मंथली वाली में नहीं पढ़ते हैं, ये हम डेली करंट अफेयर्स वाली में डिटेल में जाते हैं। अगर डिटेल में चाहिए तो आप डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास अटेंड कीजिएगा। यहाँ हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उसी पे फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भी चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना, ये भी कहां शुरू की गई है? कहां शुरू की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तो हमारे जो केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, अभी उन्होंने ही आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास एक जगह है पिन्नापुरम, वहीं पे विश्व की पहली एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना को शुरू किया है। मतलब यहाँ पे सभी जो इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं वो एक ही स्थान पर होंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। हाइड्रो मतलब पानी से जो एनर्जी बनती है। ठीक है, तो एक ही स्थान पे ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होंगे, और इनसे मिला करके हम रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। और इस परियोजना में लागत आने वाली है $4.2 बिलियन की।
और अगर बात करें कि कौन सी कंपनी इसको शुरू कर रही है या स्थापित कर रही है, तो उस कंपनी का नाम भी आप ध्यान में रख लो, ग्रीनको कंपनी वो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि जल्द ही हम बोत्सवाना से इसी साल 8 चीते लेकर के आ रहे हैं, भारत में कहां पर लेकर के आएंगे ये पूछ रहे हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा गांधी सागर नेशनल पार्क में, जो आपको कहां पर मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, और अभी इस साल तो हम ये कहां से ला रहे हैं ये याद रखना, बोत्सवाना से ला रहे हैं। कितने? 8 ला रहे हैं। इससे पहले भी हम लेकर के आए थे, नामीबिया से और साउथ अफ्रीका से चीते लेकर के आए थे, उनको भी हमने मध्य प्रदेश में ही भेजा था, मध्य प्रदेश में जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर। और अभी जो बोत्सवाना से लेकर के आ रहे हैं उसको हम कहां पे भेजेंगे, मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर भेजेंगे। और ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जो चीता प्रोजेक्ट है वो भारत सरकार ने ऑफिशियली कब शुरू किया था, 2022 में। और भारत सरकार ने चीतों को हमारे यहाँ पे कब विलुप्त जानवर घोषित कर दिया था, 1952 में। ठीक है, 2-3 पॉइंट से ध्यान में रखना। एक बार बोत्सवाना देख लेते हैं, क्योंकि ये न्यूज में ये हमारा प्यारा भारत हो गया। इससे यहाँ देखोगे तो ये अफ्रीकी देश है बोत्सवाना, गैबरॉन इसकी कैपिटल होती है, बोत्सवाना पुला करेंसी होगी, प्रेसिडेंट है ड्यूमा बोको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में देखो अपॉइंटमेंट वाला है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है। तो ये एक भारतीय है, तो हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर होगा इसका अजय भूषण पांडे। ठीक है, तो इतना सा आपको याद रखना है। बाकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर ले, स्थापना इसकी 2016 में हुई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में मिलेगा और प्रेसिडेंट है जिन लिकुन, जो चाइना के हैं, और इसके अभी उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बन गए अजय भूषण पांडे इनका नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी एक बार चलो ऑप्शन भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। ये अरविंद श्रीवास्तव अभी हमारे राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने, बिल्कुल नया अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। मांगीलाल जाट अभी ICAR के ये डायरेक्टर जनरल बने, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और ये जो दिनेश माहेश्वरी जी हैं ये भी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे। तो नाम सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं, निधन वाला प्रश्न है कि पॉप फ्रांसिस का भी निधन हो गया, वे किस देश से बिलोंग करते थे। तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे, आप सभी जानते हो, पॉप फ्रांसिस, और अभी 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। और एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोम कैथोलिक के नेता के रूप में चुने जाने वाले वो पहले लैटिन अमेरिकी थे। कौन सा देश था जहां के ये रहने वाले थे? अर्जेंटीना। वैसे तो इनका असली जो नाम है वो जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। फिर उनको 2013 में पोप के रूप में चुना गया और फिर बाद में उन्होंने पॉप फ्रांसिस नाम को अपना लिया था। पॉप का मतलब होता है पिता, ग्रीक में इसका अर्थ होता है पिता। और ये रोम के बिशप और रोमन कैथोलिक चर्च के नेता को दी जाने वाली उपाधि होती है, पॉप जिसे कहते हैं। और ये भी पॉइंट ध्यान में रख लो कि सेंट पीटर जो ईसा मसीह के 12 शिष्यों में से एक थे, उनको रोमन कैथोलिक चर्च का पहला पोप माना जाता है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बता दिए, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर ये अभी कहां पर बनाया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख में। तो 11,000 फुट की ऊंचाई पर लद्दाख में ये भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर को बनाया गया है। इसी के साथ आप कह सकते हो ये दुनिया का अब तक का सबसे ऊंचाई पर बनाया गया 3D प्रिंटेड कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई निर्माण है। और इसे IIT हैदराबाद और इंडियन आर्मी ने मिलकर के बनाया है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? प्रोजेक्ट प्रबल के अंतर्गत। प्रोजेक्ट प्रबल क्या है? ये इनिशिएटिव इंडियन आर्मी का है, जिसका उद्देश्य है हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पर, दूरी पर और कठोर वातावरण में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ठीक है, इतना याद नहीं रखो, सिंपल से याद रख लो कि अभी भारत का पहला 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहां पे बनाया गया? लद्दाख में। किस IIT की मदद से? IIT हैदराबाद की मदद से। ऊंचाई भी देख लेना, 11,000 फुट की ऊंचाई पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे विश्व पृथ्वी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा इसका 22 अप्रैल को। तो हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 1970 में इसको मनाया गया था। और थीम भी है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट। और वैसे 21 अप्रैल को एक दिवस और रह गया हमारा, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, इंटरनेशनल क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड या सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है समर अबू एलॉफ को।
तो ये जो समर अबू एलोफ है, ये एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है और अभी उन्हीं को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान दिया गया। तो एक्चुअली में उन्हें, ये पिछले साल की बात है, पिछला साल मार्च का महीना था, तो जो गाजा शहर है, जब युद्ध चल रहा था, गाजा शहर में इजराइल हमला कर रहा था, तो उसी हमले के दौरान एक बच्चा है जिसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे। तो उस बच्चे की इन्होंने जो फोटो खींची थी, गाजा बच्चे की वो फोटो खींची थी जिसमें उस बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे। तो उसी फोटो के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है, ये नाम याद रखना, समर अबू एलोफ। वो फोटो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए मिलते हैं? 10,000 यूरो मिलते हैं। कहाँ पे दिया गया ये सम्मान अगर बात करोगे तो कतर के दोहा में दिया गया। इस बार ये इसका 68 नंबर का एडिशन था। और ये देता कौन है पुरस्कार, अगर ये आप पूछोगे तो ये पुरस्कार हर साल एक डच फाउंडेशन है, वर्ल्ड प्रेस फोटो, उसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न अच्छा है, और ये प्रश्न अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस प्रश्न के बारे में मुझे कमेंट किया था कि आपने जिस तरह से समझाया है उस तरह से कहीं और भी जगह वो देखते हैं तो वैसा नहीं समझाया गया, कुछ भी समझा दिया और जगह कुछ भी बोल दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन जब मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में ये प्रश्न समझाया था तो इसको अच्छे से समझाया था, सीधी और सरल भाषा में, और वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। बाकी जगह सिर्फ घास काटी गई, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना था। तो मुझे भी अच्छा लगा, ऑब्वियस ही बात है भाई, अपने यहाँ सही एक्सप्लेनेशन मिला और आपको अच्छा लगा। तो एक बार देखें क्या है प्रश्न, कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भी किसने की है? ग्रीन क्रिप्टो करेंसी। बस यही शब्द है, इसको आपको समझना है। इसका तो उत्तर आप सबने देख लिया, इसका आंसर होगा भूटान। ये तो सब जगह बता दिया गया, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सब जगह सही से नहीं मिल पाया। तो क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में और बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा। क्रिप्टो करेंसी तो आप सभी लोग अवगत होंगे, सबको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। एक तरह की डिजिटल करेंसी होती है, वर्चुअल करेंसी, जो कि कंप्यूटर में रहती है। कंप्यूटर में एक दूसरे को आप ट्रांसफर कर सकते हो, इसको कंप्यूटर में ही अवेलेबल रहती है। ये तो हो गया क्रिप्टो करेंसी। और एक और पॉइंट ध्यान रख लेना, ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल पर ये काम करती है। इसका एक अच्छा सा एग्जांपल और लिख लेते हैं हम, जैसे कि बिटकॉइन। सभी लोगों ने नाम सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन सबसे महंगा होता है। ये अब क्रिप्टो करेंसी में ही एक और शब्द आता है माइनिंग करके। ठीक है, माइनिंग। अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप में से कोई थोड़ा सा डीप में अगर जाएंगे तो माइनिंग शब्द आपने जरूर सुना होगा। माइन करते हैं करेंसी को, टोकन को, कह सकते हो एक तरह की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप क्रिप्टो करेंसी बनाते हो। या इसे कह दे एक तरह की ये डिजिटल खुदाई हो गई, जिसमें क्या होता है, जटिल गणितीय समस्याओं को हल करके एक डिजिटल सिक्के या टोकन बनाए जाते हैं। और इसके लिए बड़े लेवल पे आप कह सकते हो कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उससे भी आप ये माइनिंग कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकते हो, लेकिन बहुत कम लेवल पे बनेंगे और उसके अलावा 24 घंटे इन्हें चला रहना पड़ेगा, वर्क करता रहना पड़ेगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि क्रिप्टो करेंसी कैसे बन रही है। अब ये जो कंप्यूटर्स रन हो रहे हैं, इनको रन करने के लिए बिजली की आवश्यकता है, ऊर्जा चाहिए। अगर वो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से आ रही है, जैसे कि सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से, हाइड्रो एनर्जी, अक्षय ऊर्जा से वो बिजली बन रही है, तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी को, या आउटपुट में क्रिप्टो करेंसी बना रहे हैं और ले क्या रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, या ग्रीन एनर्जी में बोल दूं तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी को हम क्या कहेंगे? ग्रीन क्रिप्टो करेंसी कहेंगे। यही इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो बस इतना सा ये शब्द था जो कि बहुत सी जगह इसको समझा भी नहीं पा रहे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, फिर भी उनके लाखों में, हजारों में सब्सक्राइबर्स होते हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं। नसीब की बात है जी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, भूटान की बात हुई थी, एक बार भूटान को देख लो। ये हमारा प्यारा भारत और हमारे साइड में बाजुओं के ऊपर ये भूटान है। थिम्पू इसकी कैपिटल हो गई, करेंसी इंडियन रुपया हो गया। एनगल्ट्रम इसकी करेंसी होती है। शेरिंग टॉप के प्रधानमंत्री है, किंग है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। फिर अगला देखो कि अभी दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश ने बनाया है? तो इसको बनाया है चाइना ने। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है जो कि चीन में बना है। इसका नाम है हुआजियांग वार्ड कैनियन ब्रिज। कहां पर है? गुइजाओ प्रोविंस में ये बना है और ये एक तरह का रोड ब्रिज है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे, सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई पता हो, 625 मीटर ये ऊंचा है। फुट में देखोगे तो 2051 फुट ऊंचा है। एफिल टावर जो है
जैसे आप सभी लोग जानते हो लगभग वो 330 मीटर ऊंचा है, ये उससे भी 200 मीटर और अधिक ऊंचा है। ठीक है, तो ये तो चाइना ने बनाया है। भारत का भी एक याद है आपको, भारत भी जो एक हमारा चेनाब रेल ब्रिज बन रहा है, उसकी भी एक खास बात है कि वो भारत का सबसे ऊंचा पुल है। भारत का ही नहीं, आप कहोगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में चेनाब रेल पुल है। और कितना ऊंचा है? 359 मीटर ऊंचा है, 1178 फुट की ऊंचाई पर है। ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी महिला संवाद अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार ने। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। उन्होंने ही बिहार में महिला संवाद अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को गवर्नमेंट स्कीम से जोड़ना, उनकी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना। इसमें महिलाओं को वेलफेयर स्कीम्स जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, प्रोटेक्शन की जो भी जानकारियां हैं वो महिलाओं को दी जाएगी। तो याद रखेंगे, महिला संवाद अभियान अभी बिहार में शुरू किया गया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गरिया पूजा फेस्टिवल, गरिया पूजा ये कहाँ पे उत्सव मनाया जाता है? तो आपको याद है त्रिपुरा में ये मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी ये प्रश्न आ चुका है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें पशुधन और धन के देवता कहे जाने वाले भगवान गरिया की पूजा होती है, उनको ये समर्पित होता है। तो गरिया पूजा त्रिपुरा। अगला देखते हैं। जैसे रुको एक सेकेंड, एक तो ये गरिया पूजा हो गया और इसी तरह से एक केर पूजा फेस्टिवल होता है और एक खारची पूजा फेस्टिवल। तो ये दो तीनों एक साथ याद रखो, गरिया पूजा, केर पूजा, खारची पूजा कहाँ का? त्रिपुरा का है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ पर है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अब ये चर्चा में क्यों थी? एक्चुअली में नाम बदला गया है। उत्तराखंड में एक सुरंग है जिसका नाम है सिलक्यार सुरंग। ये 4.5 किलोमीटर लंबी डबल लेन सुरंग है और इसके पूरा होने से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की जो 31.5 किलोमीटर की जो यात्रा है, वो दूरी है, वो कम हो जाएगी, जिससे दोनों पवित्र स्थानों के बीच का संपर्क बढ़ेगा। और एक्चुअली में इसी सुरंग के पास में एक मंदिर है, बाबा बौखनाग का मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पे अभी इसका नाम बदल करके रख दिया गया है, बाबा बौखनाग सुरंग। और ये ऐसा क्यों हुआ? ये बात है 2023 की, नवंबर के समय, दीपावली का समय था। सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था जिसमें काफी सारे मजदूर, लगभग 41 मजदूर थे, वो फंसे रहे थे। 17 दिनों के बाद जाकर के उनको निकाला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर देखो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि दुनिया का पहला पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा अमरावती। ये अमरावती कौन सा वाला है? ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश वाला है जो उसकी कैपिटल है अमरावती। तो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला ये दुनिया का पहला शहर होगा। मतलब इसमें जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा, बल्ब जलाओ, लाइट जलाओ, एसी जलाओ, जो भी बिजली का इस्तेमाल होगा वो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से बनेगी। ठीक है, तो यही इसका मतलब है। और ऐसा करने वाला ये, अगर ऐसा इसने कर लिया तो ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला शहर होगा। अभी नहीं किया है, उसी पे परियोजनाएं चल रही है, काम चल रहा है। अगर ऐसा कर लेता है तो दुनिया का पहला शहर होगा कौन सा? अमरावती। और किस किस से बिजली बनेगी वो भी इन्होंने बताया है। इसके लिए 2700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और उसके लिए सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से और जल ऊर्जा से बिजली बनेगी। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि किसे 2025 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर होगा आर्मंड डुप्लांटिस को। तो ये जो हम लॉरियस अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में 2000 में, सन 2000 में शुरू किया गया था लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार को। इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक माना जाता है। और अभी 2025 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का जो अवार्ड है वो आर्मंड डुप्लांटिस को दिया गया। वे स्वीडन के पॉल वॉल्टर हैं। पॉल वॉल्टर एक खेल होता है, कई बार आपने देखा होगा, एक डंडा लेके व्यक्ति भागता है और आगे ऐसे लगा हुआ होता है, उसको रख के उछालता है उधर। तो स्पेन के हैं आर्मंड डुप्लांटिस, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। और स्पोर्ट्स वुमेन में किसे चुना गया? वुमेन में सिमोन बाइल्स को। ये अमेरिका की जिम्नास्ट हैं, ध्यान में रखना। और चौथी बार इनको ये अवार्ड मिल रहा है, तो इसलिए भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो रियल मैड्रिड को, जो कि स्पेन की फुटबॉल टीम है। बाकी जो 3 तरह के तो मैंने आपको बता दिए। एक ये भी देख लेना, स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड राफेल नडाल को मिला है, टेनिस प्लेयर हैं, स्पेन के हैं। बाकी और भी सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे मैंने आपको बता दिया। टीम ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स की अपनी सूची में शामिल कर लिया है। माउंट पैक्टू का संबंध किससे है? कहाँ का है ये?
तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया। एक्चुअली में अभी यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क की जो इसकी सूची आती है उसमें 11 देशों के अभी 16 नए ग्लोबल जियो पार्क्स को शामिल किया है। तो यही लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि 16 जो अलग अलग, क्योंकि भारत का तो कोई भी नहीं है तो हमें वो स्थान याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक तो हमने ये देख ही लिया क्वेश्चन के माध्यम से, माउंट पैक्टू ये एक तरह का ज्वालामुखी है जो आपको नॉर्थ कोरिया में मिलेगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट आप ये जरूर याद रख लेना कि इस लिस्ट में अभी नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब को पहली बार शामिल किया गया, मतलब इनका कोई स्थान है जिसे पहली बार अभी इसमें शामिल किया गया। एक तो नॉर्थ कोरिया का यही हो गया माउंट पैक्टू जो कि एक तरह का ज्वालामुखी है, और सऊदी अरब का क्या है, सऊदी अरब की एक घाटी है ओबेदन घाटी, इसको भी इसमें शामिल किया गया। और हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसका भी एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कंबुला ज्वालामुखी, उसको भी इसमें शामिल किया गया। इस तरह से टोटल 11 देशों के 16 ग्लोबल जियो पार्क्स को इसमें शामिल किया गया। अब इनको शामिल करने के बाद अगर हम देखेंगे कि इस लिस्ट में अब कितने हो चुके हैं, तो 50 देशों के 229 स्थलों को अभी तक इसमें शामिल किया जा चुका है। और मैं आपको बता दूं कि भारत से अभी तक कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जिसे यूनेस्को की इस ग्लोबल जियो पार्क्स की सूची में शामिल किया गया हो। ये आप नोट कर सकते हो पॉइंट, ठीक है, भारत का कोई भी नहीं है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल ये कहां पर लॉन्च किया गया, तो आंसर हो जाएगा मुंबई में। हमारे जो शिपिंग मंत्री है कौन, सर्बानंद सोनोवाल, अभी उन्होंने ही मुंबई में एक क्रूज जहाज को हरी झंडी दिखा करके ये भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल मुंबई क्रूज टर्मिनल को अभी शुरू किया, लॉन्च किया, उसका उद्घाटन किया। और मतलब ये जो मुंबई क्रूज टर्मिनल है ये इतना बड़ा है कि हर दिन 10,000 यात्रियों को संभाल सकता है और हर दिन 5 जहाजों को ये संभाल सकता है। और इसे भारत सरकार के क्रूज भारत मिशन के तहत बनाया गया। एक प्रश्न अब आपके मन में आ सकता है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि क्रूज भारत मिशन कब शुरू किया गया था। इसे भारत सरकार ने 30 सितंबर 2024 को शुरू किया था। इसे मुंबई बंदरगाह पर शुरू किया गया था। हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी ही, इन्होंने ही एक क्रूज शिप है या क्रूज जहाज है जिसका नाम था एक्सप्रेस, उसी पर सवार होकर के इस क्रूज भारत मिशन को शुरू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि सर्बिया के प्रधानमंत्री अभी किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा ड्यूरो मैकुट बन गए हैं सर्बिया के प्रधानमंत्री। और इसकी कैपिटल की अगर बात करेंगे तो वो बेलग्रेड होती है, करेंसी है सर्बियन दिनार, और प्रधानमंत्री ड्यूरो बन गए। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस ये कब मनाया गया, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थीम याद रख लो, द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एक पॉइंट ये जरूर याद रखना, 2025 के लिए अभी यूनेस्को ने रियो डी जेनेरियो ब्राजील को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना है। ठीक है, ये जरूर से याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। क्योंकि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993 में, और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वें अनुसूची में शामिल किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम ये पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला भी अच्छा प्रश्न है कि दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर अभी किसने शुरू किया, इसको चाइना ने शुरू किया है। तो चाइना ने ही अभी ये दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर को शुरू किया। इसकी कैपेसिटी अभी शुरुआत में 2 मेगावाट है। अभी गोबी रेगिस्तान में जो गांसू प्रांत है वहां पे इसको शुरू किया गया। गोबी रेगिस्तान याद रखना। थोरियम मोल्टन सॉल्ट परमाणु रिएक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की जगह हम तरल नमक मोल्टन साल्ट का यूज कर रहे हैं। थोरियम तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आप जानते ही हो। जो भारत में सबसे ज्यादा मिलेगा आपको केरल में, जो मोनोजाइट मृदा है उसमें 8 से 10% ये थोरियम पाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, आपने देखा अभी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में जो पर्यटकों पर या आम जनता पर जो हमला किया गया, लगभग 27-28 हमारी जो जनता है वो मार दी गई, जिसमें लगभग 27-28 जो आम लोग थे उनको मार दिया गया आतंकियों के द्वारा। तो उसके बाद हमारी सेना ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन टिक्का। ये एक तरह का उच्च स्तरीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास था
उद्देश्य था हमलावरों को बेअसर करना और घुसपैठ के मार्ग का पता लगाना, और इसी ऑपरेशन के चलते 2 आतंकवादी जो घुसपैठ कर रहे थे उनको मार दिया गया, ठिकाने लगा दिया गया। इसके अलावा भी भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ निर्णय लिए थे इस समय। वो 5 निर्णय थे जो इंपॉर्टेंट थे। अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया था। 1960 का जो सिंधु जल समझौता था उसको सस्पेंड कर दिया, स्थगित कर दिया था। एक सार्क वीजा जो छूट योजना दे रखी थी, तो उसके तहत पाकिस्तानी लोग भारत में अब नहीं आ सकते थे और जो आए हुए हैं उनको भगा दिया गया। और उसके अलावा नई दिल्ली में जो पाकिस्तानी उच्चायोग है, हाई कमीशन है, उसमें तैनात सभी पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को निष्कासित कर दिया गया। साथ में भारत ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में भी जो भारतीय उच्चायोग है वहां से भी हम अपने सैन्य सलाहकारों को वापस बुला रहे हैं। इसके अलावा भारत ने इस्लामाबाद में जो हमारा उच्चायोग है उसका भी आकार छोटा करने की घोषणा कर दी। कुल राजनयिक जो कर्मचारी हैं अब 55 से घट के 30 हो जाएंगे। इससे इफेक्ट क्या होगा, जो बातचीत के जो दायरे हैं वो और ज्यादा सीमित हो जाएंगे। जब लोग ही कम बचेंगे तो ऑब्वियसली बात है बातचीत कम होगी। ठीक है, तो ये 5 फैसले लिए थे भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, अगला देखते हैं। ये ऑपरेशन टिक्का याद रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा ध्यान रखना, डेटा वाला प्रश्न है कि आरबीआई ने किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से बचत खाते यानी कि सेविंग अकाउंट और एफडी खोलने और उसे ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। पहले तो उम्र होती थी 18, लेकिन अभी आरबीआई ने कह दिया आजकल के बच्चे ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, 2-2 साल के 3-3 साल के बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, तो एक काम करो 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि आप अपना सेविंग अकाउंट और एफडी वगैरह खोल सकते हो, उसे खुद से ऑपरेट कर सकते हो। वरना पहले तो आपके गार्जियंस जो मम्मी पापा हो गए, जो भी आपके गार्जियंस हैं वो उसे ऑपरेट करते थे, संचालित करते थे। लेकिन अब बच्चों तुम ज्यादा होशियार हो रहे हो, तुम ही ऑपरेट करो। और अभी 1 जुलाई 2025 से सभी बैंकों को बोल दिया कि इस नियम को मानना होगा, ये फैसिलिटी देनी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स पत्रिका मैगजीन में किसे शीर्ष सम्मान दिया गया, तो आंसर होगा जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। ये जो विजडन क्रिकेटर्स अल्मानैक जिसे बोलते हैं, जो कि क्रिकेट के बाइबल के रूप में जानी जाती है, एक तरह की क्रिकेट की एक मैगजीन है जिसे यूके में हर साल प्रकाशित किया जाता है। और अभी इसमें वर्ल्ड लीडिंग मेंस क्रिकेटर के रूप में जसप्रीत बुमराह को चुना गया और महिलाओं में वर्ल्ड लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर के रूप में स्मृति मंधाना को चुना गया। ये आपको ध्यान रखना है। स्मृति को पहले भी 2018 में भी ये सम्मान मिल चुका है। वैसे तो अभी तक आप देखोगे तो 2 भारतीय महिलाएं हैं जिनको ये सम्मान मिल चुका है, एक तो मिताली राज को और स्मृति को, है ना। और पुरुषों में देखोगे तो 4 भारतीय पुरुष खिलाड़ी है जिनको ये सम्मान मिल चुका है। वीरेंद्र सहवाग को, सचिन को, विराट कोहली को और जसप्रीत बुमराह को। विराट को 3 बार मिल चुका। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप है आयरनवुड, इसको किसने लॉन्च किया, तो इसको अभी गूगल ने लॉन्च किया है। तो गूगल ने, याद रखना, आयरनवुड नाम से ही एक नई कंप्यूटर चिप को लॉन्च किया है। ये कंपनी की 7th जनरेशन की टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है जिसे एआई मॉडल को रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट है इसको विशेष रूप से मशीन लर्निंग और एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डिजाइन किया गया है। और एक पॉइंट आप ध्यान रखना, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है उसको फ्लॉप्स में नापा जाता है। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ये भी याद रखना, फुल फॉर्म अगर आपके एग्जाम में कंप्यूटर आता है तो इंपॉर्टेंट रहेगी ये। तो ये जो इन्होंने चिप बनाई है ना आयरनवुड, इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बताई जा रही है 42.5 एक्साफ्लॉप्स। और ये इतनी ज्यादा है कि दुनिया का भी जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ये उससे भी 24 गुना तेज है। इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, तो आयरनवुड पूछेंगे, याद रखना गूगल ने लॉन्च किया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला भी पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है कर्नाटक। तो सिंपल सा याद रखना है, कर्नाटक ये भारत का पहला राज्य बन गया है। किस मामले में, जिसने गांव स्तर पर पुरावशेषों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस सर्वेक्षण में शिलालेख, मूर्तियां और स्मारकों को जियोटैग किया गया ताकि विरासत ट्रेकिंग के लिए सटीक स्थान आधारित रिकॉर्ड बनाए जा सके। पुरावशेष मतलब हो गया प्राचीन वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं। ठीक है, तो उनका ग्रामीण स्तर पर दस्तावेजीकरण करना यानी कि डॉक्यूमेंटेशन करने की यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा, कर्नाटक। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं
कि विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल को। हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, थीम क्या है? मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। अच्छा, वैसे 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य याद रखना 2030 का है। ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कि अभी पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ था जम्मू कश्मीर में, उसके बाद आक्रमण नाम से एक अभ्यास किया गया था, किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है। तो आप कह सकते हो इस अभ्यास में पहाड़ और जमीनी दोनों ही लक्ष्यों पर हमले किए गए। तो एक तरह का ये युद्ध अभ्यास था। नाम याद रखना क्या है? आक्रमण है। इसमें हमने राफेल का और सुखोई 30 MKI विमान का इस्तेमाल किया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, तो कुमार मंगलम बिरला को। आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष हैं ये कुमार मंगलम बिरला। अभी इनको मुंबई में ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की स्थापना 2022 में जो दिवंगत महान गायिका है लता मंगेशकर जी, उन्हीं की याद में की गई थी। और पहली बार 2022 में पहली बार ये पुरस्कार किसे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है। और अभी ये दिया गया कुमार मंगलम बिरला को, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हेनलैंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट। इसके अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनाको। पूरी लिस्ट लगा दी, आप देख सकते हो। यहाँ पे मोनाको सिटी में अगर आप 1 मीटर स्क्वायर की अगर जगह भी खरीदते हो ना, तो वो आपको पड़ती है 38,800 US डॉलर की। तो इतना महंगा शहर है ये। उसके बाद दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क और फिर हांगकांग को रखा गया। बाकी टॉप 10 आपके सामने है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश में। तो भारत का ये पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती में बनाया जा रहा है। उद्देश्य है भारत और आंध्र प्रदेश को टेक्नोलॉजी का हब बनाना और क्वांटम रिसर्च पर डेवलपमेंट करना। कहां पर? आंध्र प्रदेश की अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाया जा रहा है। ठीक है। अगला देखते हैं। अब एक और मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है। कौन सा है? एक्सरसाइज का नाम है तालिस्मान साब्रे अभ्यास। इसमें भारत ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये पूछ रहे हैं, तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जानते हैं इसके बारे में। एक्सरसाइज का नाम देखेंगे तालिस्मान साब्रे अभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन कर रहा है। 11वां एडिशन है। कहां पर हो रहा है इस बार? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में हो रहा है। कई सारे देश हिस्सा ले रहे हैं। बहुपक्षीय अभ्यास है। और जैसे कि क्वाड देश हो गया, भारत, जापान, US, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर है। तो भारत भी आ गया इसके अंदर, भारत भी हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा टोटल और भी देखोगे तो 11 देश इसमें शामिल है। और उद्देश्य क्या है? मित्र देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। पहली बार 2005 में हुआ था, हर 2 साल में होता है। लास्ट टाइम 2023 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। अभी 11वां संस्करण है, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया आयोजन करता है अभ्यास का नाम। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे फ्रांसीसी नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया, तो आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया को। तो पायल कपाड़िया की एक मूवी आई थी, बड़ी फेमस है, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। उसकी डायरेक्टर हैं पायल कपाड़िया। और इन्हीं को सिनेमा में उनकी उपलब्धि के लिए, कला और साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान के लिए अभी फ्रांस का जो एक कला और साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है जिसको कहते हैं ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, उससे इनको सम्मानित किया गया, पायल कपाड़िया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत स्टील 2025 जो कार्यक्रम है उसका 6ठा संस्करण हुआ, कहां पर हुआ? तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ। इंडिया स्टील 2025 6ठा संस्करण था, इस बार मुंबई में हुआ। उद्घाटन मोदी जी ने किया था। आयोजन किया स्टील मंत्रालय ने। स्टील मंत्री याद रखना HD कुमारस्वामी है। तो स्टील मिनिस्ट्री और फिक्की ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। बाकी फिक्की के स्टैटिक देख लो। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 1927 में स्थापना होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष है हर्षवर्धन अग्रवाल। और इस्पात नीति, ये ध्यान रखना, इस्पात नीति कब शुरू हुई थी? स्टील पॉलिसी 2017 में, जिसका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक हर साल 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, हमारा अगला नहीं है, हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अप्रैल का जो 4th वाला वीक है उसका फर्स्ट वाला पार्ट कवर कर लिया। इसमें भी हमने फर्स्ट वाले पार्ट में 5 दिन कवर करे हैं, 5 डेज, 22, 23, 24, 25 और 26 अप्रैल। ठीक है, तो इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए। बढ़िया से रिवीजन करते चलो, वीकली से बहुत अच्छा आपका रिवीजन होता है। बट
रेगुलर आपको रहना है, इतना आप अपने में मेंटेन रख लो कि मुझे रेगुलर रहना है, चाहे कैसे भी हो। अभी मेरे फैमिली में या परिवार में जो भी समस्याएं होती है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ रेगुलर रहने की, जिसमें पूरा मॉर्निंग में कुछ भी हो जाए आपको पता भी नहीं लगने देता। मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास मेरा वीडियो आ जाता है, ठीक है, डेली करंट अफेयर्स वाला। बाकी जो वीकली है, हाँ ये थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन फिर भी मैं ये आपको प्रोवाइड जरूर कराता हूँ। इतनी ही रेगुलरिटी आपको भी रखनी है, चाहे मॉर्निंग में नहीं पढ़ पा रहे हो, दिन में नहीं, रात में, जैसा भी हो वो आपको करना जरूर है। आपको अपने मन में ये रखना है कि रेगुलर तो मुझे जरूर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह का वादा आप अपने आप से रखोगे तो फिर सब बढ़िया हो जाएगा। बाकी सेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं करा तो दोस्तों के साथ में एक बार स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। इतनी सी आप लोगों से विनती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।